हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में देखा था आपका गुलाम वंश के बाद में हमने देखा आपका खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद में अब बारी है आपके तुगलक वंश की। तो तुगलक डायनेस्टी जो है वो खिलजी डायनेस्टी के खत्म होने के बाद आई। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर था और जो पहला राजा था, ठीक है, इस चीज को समझेंगे। तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर था मतलब संस्थापक था जिसने तुगलक वंश की स्थापना की, और जो पहला राजा था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, मैं इसे हिंदी में भी लिख दूंगा और इंग्लिश में भी लिखा है। ठीक है, तो इसका नाम था गयासुद्दीन, ठीक है, तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था, ठीक है, ये इस वंश का पहला राजा था। तुगलक वंश जो है वो 1320 से 1414 तक चला, मतलब 1320 से 1414 तक इसने रूल किया। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने 1320 से 1325 तक इसने क्या किया? शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो बहुत ही कट्टरवादी राजा था, कट्टरवादी सुल्तान था, मतलब बहुत ही ज्यादा धार्मिक कट्टर था। मतलब इसे हिंदुओं से बहुत चिढ़ थी। ठीक है, ये हिंदुओं से नफरत करता था और ये हिंदुओं को काफिर कहता था। सिर्फ हिंदुओं को नहीं, जो इस्लाम को नहीं मानता था वो इसे काफिर कहता था। और इसका मानना ये था कि काफिरों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। अब भारत जो है वो मुस्लिम सल्तनत है और मुस्लिम सल्तनत के होने के नाते यहाँ पे सिर्फ अधिकार किसको है? मुस्लिमों को। अगर हिंदू या काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानते, अगर वो यहाँ रह रहे हैं तो उन्हें इसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो अपने जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हुआ क्या है यहाँ पर कि गयासुद्दीन तुगलक ने एक उपाधि ली जिसे बोलते हैं काफिरों का हत्यारा। क्या कहते हैं? काफिरों का हत्यारा। काफिरों का हत्यारा उपाधि ली थी इसने, मतलब किलर ऑफ काफिर्स। ठीक है, किलर ऑफ काफिर्स। ठीक है, किलर ऑफ काफिर। ठीक है, तो काफिर लोगों को इसने क्या किया था? मारा था। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानते। ठीक है, इसने अपनी कैपिटल जो है, इसने अपनी जो राजधानी है, ठीक है, वो बदल दी। तो इसने अपनी जो राजधानी है वो बनाई थी तुगलकाबाद को। किसको बनाई थी? तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद कहाँ है? अभी दिल्ली में है। ठीक है, याद रखेंगे तुगलकाबाद जो है वो दिल्ली में है। यहीं पर इसने तुगलकाबाद का किला बनवाया। तुगलकाबाद जो है वो दिल्ली के पास में ही एक शहर है। ठीक है, तो तुगलकाबाद कहाँ पे है? दिल्ली के पास में। और इसी के तुगलकाबाद जो किला है वो किसने बनाया था? आपका गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। ठीक है, एक फेमस कहानी जो गयासुद्दीन तुगलक के जीवन से लेकर मृत्यु तक बनी हुई है, हम उसके ऊपर एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं जब गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक दिल्ली का सुल्तान था। कहाँ का सुल्तान था? दिल्ली का सुल्तान था। तो उसी समय पे दिल्ली में ही एक बड़े प्रसिद्ध संत रहा करते थे। ठीक है, उनका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था दोस्तों? शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया, याद रखेंगे, औलिया। ठीक है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया उस समय के बहुत फेमस सूफी संत हुआ करते थे। क्या होते थे? ये चिश्ती सिलसिला के शंस थे। चिश्ती सिलसिला। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में। तो ये सब चिश्ती सिलसिला के गुरु हुआ करते थे। तो उनमें से ही एक गुरु थे शेख निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती सिलसिला के गुरु थे। ठीक है, इन्हीं के ही शिष्य थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सभी लोग जानते हैं। इससे पहले मैंने उनकी बुक्स भी बताई थी जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर लिखी थी, खजाइन उल फुतूह करके। ठीक है, तो अमीर खुसरो जो थे वो किसके गुरु, मतलब अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया थे। तो ये जो अमीर खुसरो था वो किसके दरबार में रहता था? गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में रहता था। एक बार की बात है, गयासुद्दीन तुगलक जो है वो दक्षिण की ओर गया। दक्षिण मतलब आपका महाराष्ट्र के देवगिरी तरफ गया। तो वहां पर क्या हुआ कि उसका शिकार करते वक्त में उसका पानी खत्म हो गया। जैसे ही पानी खत्म हुआ तो जंगल में एक औरत, एक पति, मतलब औरत जो है वो अपने पति और बच्चे के साथ में रहती थी। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो था वो वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने बोला कि मुझे पानी चाहिए। बड़े घमंड में था, बहुत मतलब अहंकारी टाइप का व्यक्ति था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। औरत ने पानी दिया और उसने बोला क्या तुम मुझे जानती हो कि हम कौन हैं? तो उन्होंने बोला मैं तो नहीं जानती हम कौन है। तो उन्होंने कहा हम दिल्ली से हैं। तब औरत ने जवाब देते हुए कहा कि अगर आप दिल्ली से हैं तो आप तो जरूर निजामुद्दीन औलिया को जानते होंगे जो प्रसिद्ध सूफी संत हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक को यह एहसास हुआ कि वो सुल्तान होने के बावजूद इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना निजामुद्दीन औलिया है।
पर गयासुद्दीन तुगलक खुद निजामुद्दीन औलिया को नहीं जानता था। उससे ऐसा लगा कि इस देश का सुल्तान जो है उसी के बारे में लोग नहीं जानते, तो उसने उस औरत, उसके पति और उसके बच्चे की क्या कर दी, हत्या कर दी। बल्कि वो खुद क्या थे, मुसलमान थे। तो इससे ये प्रूफ होता है कि सुल्तान सिर्फ हिंदुओं से नहीं चिढ़ता था। सुल्तान एक बहुत ही बेकार किस्म का व्यक्ति था, जो क्या करता था, जो उसके अहंकार के बीच में आता था वो उसे क्या कर देता था, मार देता था। ठीक है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। पर उसने हिंदुओं के ऊपर भी क्या किया, बहुत ज्यादा अत्याचार किया। तो हुआ क्या कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है, ये ज्यादा फेमस थे किससे, आपके दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से। गयासुद्दीन तुगलक को ये चीज पसंद नहीं आई। वो तुरंत दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद में उन्होंने आदेश दिया कि निजामुद्दीन औलिया पेश हो। तो निजामुद्दीन औलिया के पेश होने की बात सुनते ही अमीर खुसरो थे, जो कि बहुत ही खास मानते थे अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया को, अपने से भी ज्यादा, जान से ज्यादा प्रेम करते थे अपने गुरु को। तो उन्होंने बोला ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने जो आप उन्हें बुलाना चाहते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अमीर खुसरो से कहा कि तुम जानते हो। तो उन्होंने, हाँ वो मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने गुरु को बोलो कि हमारे सामने पेश हो। तो उन्होंने उसके सामने बेइज्जती कर दी, किसकी, निजामुद्दीन औलिया की। अमीर खुसरो ने उसी दिन से दिल्ली सल्तनत छोड़ दी। दिल्ली सल्तनत में अमीर खुसरो ने कई राजाओं का शासन देखा और गयासुद्दीन तुगलक उसका आखिरी राजा था, जहां से उसने सल्तनत छोड़ दी, दरबार छोड़ दिया। इससे पहले वो सभी दरबारों में रहता था। ठीक है, अमीर खुसरो पहुंचा निजामुद्दीन औलिया के पास में और उन्होंने कहा कि आपको थोड़े ही दिन में बुलावा आएगा, किसका, गयासुद्दीन तुगलक का। बुलावा आया भी, कुछ लोग मिलने आए, सैनिक जो है किसके, गयासुद्दीन तुगलक के जो सैनिक हैं वो निजामुद्दीन औलिया को लेने आए और उन्होंने कहा कि चलिए हमारे साथ में, आपको बुलाया है सुल्तान ने। गयासुद्दीन तुगलक का जो फरमान था उसे निजामुद्दीन औलिया ने टाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा सकता किसी भी दरबार में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो काफिरों का हत्यारा है। वो काफिरों की क्या करता है, हत्या करता है। इस्लाम में किसी भी बेजुबान या जुबान वाले जो निर्दोष है उसकी हत्या पाप है। ठीक है, और इस कंडीशन में मैं उसके पास नहीं जा सकता, वो एक अधर्मी व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है। तो इतना सुनना बाकी था। सैनिकों ने जाके बताया कि ऐसा ऐसा कहा, किसने, निजामुद्दीन औलिया ने। गयासुद्दीन तुगलक समझ गया कि नहीं, अब तो मौत है, किसकी, निजामुद्दीन औलिया की। गयासुद्दीन तुगलक ने बोला कि अब मैं किसे मार दूंगा, निजामुद्दीन औलिया को क्या कर दूंगा, मार दूंगा। एकदम सीधा सीधा उसने स्ट्रेट ऑर्डर किया, एक फतवा जारी कर दिया कि मेरे बंगाल जीतने के आने के बाद मैं बंगाल विन करने जा रहा हूं। जैसे ही मैं बंगाल विन करके आऊंगा, किसको मार दूंगा, निजामुद्दीन औलिया को क्या कर दूंगा, मार दूंगा। इस तरीके से बोल के गयासुद्दीन तुगलक कहां चला गया, बंगाल चला गया। निजामुद्दीन औलिया को पता चला कि जैसे ही वो बंगाल जीत कर आएगा वो मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। परंतु निजामुद्दीन औलिया एक संत थे, सेंट थे, और उन्हें इस चीज का कोई डर नहीं था। उन्होंने अमीर खुसरो को कहा कि वो आएगा और मुझे मार देगा, मुझे मेरी जगह पे दफना देना। तो अमीर खुसरो ने कहा कि जिस दिन आप मरेंगे उसके अगले दिन मैं मरूंगा, ये वचन है मेरा। ठीक है, तो हुआ भी ऐसे ही, आगे चल के बताएंगे हम लोग। शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे उन्हें मौत से कोई डर नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो बंगाल जीत गया था, बंगाल उसने जीत लिया और जीत कर जब वो वापस लौट रहा था तो उसी समय पे क्या हुआ, निजामुद्दीन औलिया ने, ये जो निजामुद्दीन औलिया है, उन्होंने अमीर खुसरो को, बहुत ध्यान से समझेंगे इस लाइन को, निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को एक लेटर दिया। क्या दिया, लेटर दिया। इस लेटर को बोला खोलना मत। किसने दिया, निजामुद्दीन औलिया ने किसको दिया, अमीर खुसरो को एक लेटर दिया और बोला इसे खोलना मत, इसे ले जाकर देना गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको दे देना, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसका दूसरा नाम था जूना खान। क्या नाम था, जूना खान। तो जूना खान को दे देना, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को दे देना ये लेटर। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने किसको दिया, अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो ने किसको दिया, मोहम्मद बिन तुगलक को। अब मोहम्मद बिन तुगलक का काम था कि इस लेटर को किसके पास ले जाना, गयासुद्दीन तुगलक के पास में। समझ में, तो हुआ ऐसा, निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को दिया, अमीर खुसरो ने किसको दिया, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस लेटर को लेकर गया कहां, गयासुद्दीन तुगलक के पास में। ये निजामुद्दीन औलिया का लेटर था जिसे खोलना नहीं था किसी को, ये सीधा खोलेगा कौन, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल जीतकर रास्ते में था, तुगलकाबाद पहुंचने ही वाला था। तुगलकाबाद उनकी क्या थी, कैपिटल थी ना दिल्ली के पास में, वहां जैसे ही पहुंचने वाला था। ठीक है, वो लेटर ले जाके दिया किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक को। लीजिए पिताश्री, ये लेटर जो है वो किसने दिया है, निजामुद्दीन औलिया ने। लगता है माफी मांगा है, मैंने इसलिए नहीं खोला ताकि आप माफीनामा आप डायरेक्ट पढ़ो और आपको ज्यादा खुशी हो, पर लेटर में क्या लिखा था वो हम डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या कि जब गयासुद्दीन तुगलक ने लेटर खोल के देखा, पहले लेटर कपड़ों में आते थे, कपड़ों का ऐसा लेटर खोला और उसमें लिखा हुआ था दिल्ली दूर है। क्या लिखा था, दिल्ली दूर है।
इस लेटर को पढ़ते ही गयासुद्दीन तुगलक भड़क गया, बोला ये क्या तरीका है, दिल्ली दूर है, पूरे लेटर में एक ही लाइन लिखी हुई है। पर इसका अर्थ जो था वो सिर्फ निजामुद्दीन औलिया जानते थे। हुआ क्या, जैसे ही वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद रात हो गई, एक दिन का रास्ता बचा हुआ था। एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया जीत की खुशी में, बंगाल की जीत खुशी में, और पूरे सैनिकों को पार्टी वार्टी हुई। गयासुद्दीन तुगलक सोए हुए थे, कहते हैं भाषण दे रहे थे या सोए हुए थे, वो एक अलग अलग टाइप के फैक्ट्स हैं। हुआ क्या कि एक बड़ा पंडाल था लोहे का, जिसके नीचे खड़े होकर कौन भाषण दे रहा था, गयासुद्दीन तुगलक अपने सैनिकों को मोटिवेट कर रहा था कि अभी हमें और जीतना बाकी है, हम और जीतेंगे। इसी दौरान पे क्या हुआ कि पूरा पंडाल, हवा चली, बहुत तेज तूफान आया और पूरा का पूरा पंडाल किसके ऊपर गिर गया, गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर। गयासुद्दीन तुगलक क्या हो गया, मर गया। गयासुद्दीन तुगलक के मरते उसे एक लाइन याद आई, दिल्ली दूर है। वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। अगर वो दिल्ली पहुंचता तो जाहिर सी बात है किसकी मौत हो जाती, निजामुद्दीन औलिया मारा जाता, लेकिन दिल्ली दूर है। तो इस वजह से वो लाइन बड़ी फेमस हो गई कि दिल्ली क्या है, दूर है। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के बीच की ये कहानी, ठीक है, दिल्ली दूर है, बड़ी फेमस हुई। ठीक है, हुआ क्या, उसके बाद में फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसके बाद में वो राजा बना। लेकिन कुछ चीजें जो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो था, ठीक है, इसने कई नहरें बनवाई। ठीक है, ही कंस्ट्रक्टेड मैनी कैनाल्स, क्या निकाली, बहुत सारी नहरें निकलवाई। किसने, बहुत सारी नहरें बनवाई थी नदियों के ऊपर में, यमुना नदी के ऊपर में, यमुना नदी क्योंकि दिल्ली में बहती थी तो इसके ऊपर कई सारी नहरें किसने बनवाई थी, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी। ठीक है, तो ये गयासुद्दीन तुगलक का एक छोटा सा स्टोरी था। ठीक है, इसके बाद में जो राजा बना उसका नाम था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का क्या बना, अगला राजा बना, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो 1325 से 1351 तक क्या था, शासक रहा। देखेंगे 1325 से कब तक रहा, 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल था, जो इसके दो नाम और थे, इसके दो नाम थे जूना खान, क्या नाम था, जूना खान, और दूसरा नाम था उलुग खान, क्या नाम था, उलुग खान। ठीक है, उलुग खान। ठीक, तो जूना खान और उलुग खान इसके दो नाम थे। कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत ज्ञानी था, मतलब इतना ज्ञानी था कि मतलब ये समझ लो पूरी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से लेकर जो हम आगे पढ़ेंगे, इतने में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। इतना पढ़ा लिखा सुल्तान था, मतलब इसे क्या आता था, इसे पर्शियन आती थी, पूरी फारसी भाषा आती थी। ठीक है, इसे एस्ट्रोनॉमी आती थी, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्री था ये, मतलब अंतरिक्ष को जानने का बड़ा इसका शौक रहता था। इसके अलावा मेडिसिन का ज्ञाता था ये, चिकित्सा का ज्ञाता था। ठीक है, फिलॉसफी जानता था ये। ठीक है, फिलॉसफी बहुत अच्छी थी इसकी। ठीक है, फिलॉसफी बहुत अच्छी थी इसकी। फिलॉसफी के बाद में मैथमेटिक्स इसका बहुत अच्छा था। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था आपका, मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन इसके उलट में इसे भारतीय इतिहासकार लोग, मतलब जितने भी इंडियन हिस्टोरियन हुए जिन्होंने भारतीय इतिहास को लिखा, वो सभी लोग इसे बोलते थे पागल सुल्तान। क्या कहते थे, पागल सुल्तान, मैड सुल्तान कहते थे। ठीक है, याद रखेंगे इसे क्या कहा जाता था, मैड सुल्तान या अनफॉर्चुनेट सुल्तान। अनफॉर्चुनेट का मतलब अभागा सुल्तान। ठीक है, तो किसे पागल या अभागा, अभागा मतलब जिसका भाग्य साथ न दे। ठीक है, पागल या अभागा सुल्तान कहते थे। तो उसका आंसर क्या आएगा आपका, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल या अभागा सुल्तान कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसने जितने भी डिसीजन लिए वो सब उलट गए। इसका किस्मत ही बहुत खराब रहती थी, जो भी डिसीजन लेता था गलत हो जाता था। देखिए जैसे इसने अपनी कैपिटल तुगलकाबाद, इनकी कैपिटल क्या थी, तुगलकाबाद ना, इसने तुगलकाबाद को हटा के अपनी कैपिटल बना दी देवगिरी को। किसको बना दी, देवगिरी। और देवगिरी का नाम बदल के क्या रख दिया, दौलताबाद। क्या रख दिया, दौलताबाद रखा। दौलताबाद जैसे ही इसने रखा तो साउथ वाला दौलताबाद जो है महाराष्ट्र में, इसने दिल्ली को छोड़ दिया। तो दिल्ली को छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती थी इसकी। इस चक्कर में क्या हुआ कि इसका पूरा का मैनेजमेंट बिगड़ गया और साउथ भी हाथ से जा रहा था और नॉर्थ भी हाथ से जा रहा था। इसने फाइनली नॉर्थ को सिलेक्ट किया, मतलब उत्तर भारत को
सोचा कि नहीं ये इसको बचाना बहुत जरूरी है, तो उत्तर भारत बचाने के चक्कर में इसका दक्षिण भारत निकल गया। तो जितना भी बड़ा एम्पायर जो मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक जो इनके पिता ने, उससे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, सबका सब क्या हो गया, हाथ से निकल गया। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दो भाइयों को, ध्यान से समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो समय है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दो भाइयों को दक्षिण से नॉर्थ में लाया, मतलब साउथ से नॉर्थ में लेकर आया। इन दो भाइयों का नाम था हरिहर और बुक्का। क्या नाम था, हरिहर एंड बुक्का। तो हरिहर और बुक्का जो थे दो भाई थे, जिसने इन दोनों को ये कैद करके कहां लाया, दिल्ली लाया और दिल्ली के जेल में डाल दिया। और दिल्ली के जेल में डालने के बाद में इनको मुसलमान बना दिया। बाद में इन दोनों भाइयों को भेजा दौलताबाद, कहां पे, दौलताबाद देवगिरी के नीचे वाले एरिया में, और बोले कि यहां जाके शासन करना और इस्लाम बन के रखना। हरिहर और बुक्का इसी के अंडर में आए वापस, कहां पे, साउथ में, कर्नाटक तमिलनाडु वाले एरिया में, ठीक है। और वहां पे आके उन्होंने क्या करना चालू किया, शासन करना चालू किया। बाद में जो इनके गुरु थे, इनके गुरु का नाम था विद्यारण्य। क्या नाम था, विद्यारण्य, ठीक है, विद्यारण्य। ये देखो यहां पे मैं लिख देता हूं विद्यारण्य। तो विद्यारण्य जो थे ये गुरु थे किसके, हरिहर और बुक्का के। और विद्यारण्य ने हरिहर और बुक्का को बोला कोई बात नहीं, तो मुसलमान बन गए, वापस हिंदू बन जाओ। तो इनको वापस हिंदू बनाया। और इन्होंने, हरिहर और बुक्का ने, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ही साउथ में, ठीक है, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे साउथ में, ठीक है, कृष्णा नदी के साउथ में, कृष्णा नदी के दक्षिण में एक नया साम्राज्य बनाया जिसका नाम था विजयनगर। क्या बनाया, विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य सभी लोग जानते हैं, तेनाली रामा, कृष्णदेव राय, सब इसी वंश में आए। और इन लोगों ने, उत्तर में था दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत था। और उसके बाद में यहाँ पे क्या बन गया, विजयनगर साम्राज्य। क्या बन गया, विजयनगर साम्राज्य बन गया। इसी समय पे ही ये जो महाराष्ट्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ और ये वाला जो एरिया था, यहां पर एक नया साम्राज्य आ गया जिसका नाम था बमनी साम्राज्य। क्या नाम था, बमनी साम्राज्य, ठीक है, बमनी साम्राज्य बना। और उसके नीचे था कृष्ण विजयनगर। तो ध्यान से समझेंगे, सबसे ऊपर था आपका दिल्ली सल्तनत, इसके समय पे जो टूटा विजय मतलब दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत सबसे ऊपर था। नर्मदा नदी के नीचे क्या आ गया आपका, पूरा का पूरा बमनी साम्राज्य, ठीक है, जो पूरा मुस्लिम साम्राज्य था। और बमनी साम्राज्य के नीचे, कृष्णा नदी के नीचे, ठीक है, कृष्णा नदी के नीचे क्या आ गया आपका, विजयनगर साम्राज्य। मैं एक बार फिर इसको आपको ड्रॉ कर देता हूं, बहुत इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है समझना, ठीक है। यहां ध्यान से समझेंगे, नर्मदा नदी के नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत, उसके नीचे में बमनी साम्राज्य, बमनी हो गया। और बमनी के मतलब कृष्णा नदी के नीचे, देखिए कृष्णा नदी, ये नर्मदा नदी, ठीक है, कृष्णा के नीचे क्या हो गया, विजयनगर साम्राज्य। तो इन तीन पार्ट में टूट गया, किसके समय पे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। तो इसलिए इसे अभागा या पागल सुल्तान कहते हैं। इसकी गलतियों की वजह से क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत टूट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम समझते हैं क्या किया इसने दोआब टैक्स बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। दोआब टैक्स इंक्रीज करने का मतलब, दोआब का मतलब क्या होता है, गंगा और यमुना नदी के बीच में जितना भी एरिया आता है उसे दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, दोआब। गंगा और यमुना के बीच के एरिया में जितने भी शहर आते हैं और जितनी भी जगह आती है, सब जगह का टैक्स इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन अभागा था, ठीक है, इस उद्देश्य से बढ़ाया था कि पैसा मिल जाएगा। लेकिन गलती क्या हुई कि उसी साल लॉस हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ और रेवेन्यू और क्या हो गया, कम हो गया, ज्यादा टैक्स वसूल ये नहीं पाया। समझ में आया दोस्तों। तो ये अभागा था, इसके साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ कांड होते रहते थे, ठीक है। इसके बाद में इसी के समय पे बहुत फेमस पॉइंट बता रहा हूं, 1333 में, 1333 में, ठीक है, मोरक्को एक कंट्री है, कहां पे, अफ्रीका के वेस्ट में एक कंट्री है मोरक्को। वहां से एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था, इब्न बतूता, ठीक है, ई आधा ब न बतूता। इब्न बतूता जो था, ठीक है, वो मोरक्को का यात्री था जो आया था किसके दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था 1333 में। और इसने लगभग तीनों राज्यों की यात्रा की। कहां से, ऊपर में दिल्ली सल्तनत, नीचे में क्या बमनी साम्राज्य और नीचे क्या विजयनगर साम्राज्य। तो इन सभी जगहों की इसने क्या की, यात्रा की। और यहाँ बैठे बैठे इसने एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी। यहाँ आने वाले सभी यात्री एक पुस्तक लिखते हैं और इस पुस्तक का नाम है रेहला। क्या नाम है, रेहला, ठीक है। तो रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी, आपका इब्न बतूता ने लिखी थी। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि
इसकी मौत, ठीक है, ये जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, इसकी मौत सिंध में हुई। कहां पर हुई? सिंध में हो गई, ठीक है, डायड ऑन सिंध, ठीक है। तो सिंध में किसकी मौत हो गई? आपका मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में क्या हो गई? मौत हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक का जो भाई था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जितना कचड़ा किया या जितना बिगाड़ा, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जो साउथ वाले एम्पायर थे, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, मैं आपको बताता हूं आगे, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो तीसरा राजा था इनका, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसने क्या किया? जो साउथ वाली जगह थी, साउथ वाला जो एम्पायर था, नीचे वाला विजयनगर और बम्मी, उसको टच नहीं किया। उसने बोला जो गया सो गया, अब मैं दिल्ली संभालूंगा, दिल्ली भी हाथ से निकल जाएगी, ये गलती मुझे नहीं करना है। फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने अपनी कैपिटल जो है वापस किसको कर दी? तुगलकाबाद को कर दी और टेंशन खत्म किया, ठीक है, देवगिरी उसने छोड़ दिया और साउथ का एम्पायर तो सब चला गया था, बम्मी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के बीच में। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? एक सिस्टम था, याद करिए, बहुत पहले मैंने आपको बताया था, इक्ता सिस्टम, जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, जिसमें सैनिकों को नगद के बदले क्या दिया जाता था? जमीन दी जाती थी, कैश नहीं दिया जाता था। बाद में कैश सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिक लोगों को जो पैसा देता था नगद, वो कौन देता था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन उससे पहले क्या होती थी? जमीन दी जाती थी। तो इसने क्या किया? उस इक्ता सिस्टम को फिर से चालू किया। इक्ता सिस्टम रीस्टार्ट किया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिर से शुरू किया और इसे हेरिडिटरी बना दी। हेरिडिटरी का मतलब होता है, ठीक है, हेरिडिटरी का मतलब होता था वंशानुगत। वंशानुगत मतलब बेटे को भी मिलेगा, ठीक है, मतलब अगर बेटे को जमीन मिल रही, पिता को जमीन मिल रही, तो बाद में बेटे को भी वही जमीन मिलेगी। तो इक्ता सिस्टम क्या हो गई? हेरिडिटरी हो गई। हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत हो गया, वंश के अनुसार चलने लगा। अब हुआ क्या कि इक्ता सिस्टम रीस्टार्ट हुआ, उसके बाद में फिर क्या हुआ? ध्यान से समझेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने भी कई सारी कैनाल्स बनवाई। क्या बनवाई? कैनाल्स, कैनाल कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड का मतलब कैनाल, नहरें बनवाई, बहुत सारी नहरें बनवाई और एक नया वाटर टैक्स लगाया। एक नया क्या लगाया? वाटर टैक्स, न्यू वाटर टैक्स लगाया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है न्यू वाटर टैक्स, यहां पे अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, ये नहरें ऊपर वाला, न्यू वाटर टैक्स लगवाया, जिसका नाम उसने रखा शर्ब। क्या नाम रखा? शर्ब, ठीक है। तो शर्ब नामक जो जल कर था, जल कर मतलब वाटर टैक्स जो था, वो किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी। खाली पीली बैठे वो अपनी खुद की आत्मकथा लिखता था, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी वो खुद लिखेगा, इसका कोई लेखक नहीं होगा ना, याद रखना। बायोग्राफी का लेखक होता है, ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वयं का। तो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था फुतुहाते फिरोज शाही। क्या नाम था? फुतुहाते फिरोज शाही, ठीक है। तो फुतुहाते फिरोज शाही ये पुस्तक किसने लिखी थी? आपका फिरोज शाह। फुतुहाते फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी थी? आपका खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी, अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। तो इसकी आत्मकथा लिखी थी फुतुहाते फिरोज शाही। उसके बाद में फिर इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसने अगला जो पॉइंट है, इसने कुरान के हिसाब से, किसके हिसाब से दोस्तों? कुरान के हिसाब से, कुरान के हिसाब से क्या लगाया? टैक्सेशन सिस्टम लगाया। टैक्सेशन मतलब कुरान के हिसाब से इसने टैक्स लगाया। कुरान मतलब कुरान में लिखे हैं कि कैसे टैक्स का सिस्टम होगा। तो इसका सबसे पहले जो सिस्टम था जकात। क्या बोलते थे? जकात। जकात, जकात पहला टैक्स था। जकात के बाद में जजिया, जजिया, जजिया। तीसरा है खराज। क्या नाम है? खराज, ठीक है। और उसके बाद में होता था खम्स। क्या होता था? खम्स, ठीक है। तो जकात, जजिया, खराज और खम्स, ठीक है। तो ये जो होता था वो क्या होता था आपका? ये टोटल एक टैक्सेशन सिस्टम था, ठीक है। खराज जो था, ठीक है, जो जकात को सबसे पहले हम समझेंगे। जकात जो था वो ओनली मुस्लिम्स पे लगता था, ठीक है, ओनली मुस्लिम्स पे। और इनके लिए टैक्स सिस्टम क्या था? थोड़ा कम था, मतलब मुस्लिमों को थोड़ा कम टैक्स देना पड़ता था। जजिया जो था वो ओनली काफिर, काफिर मतलब जो गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम मतलब ओनली नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, ठीक है। नॉन मुस्लिम्स पे लगने वाला जो टैक्स था ये था।
खराज की बात करें तो खराज जो था आपका 1/10 था, 1/10 ऑफ टोटल लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू मतलब जो भू राजस्व मिलता था, जो जमीन के बदले जो टैक्स दिए देना पड़ता था, वो 1/10 था। ठीक है, मतलब 100 गुना आपके पास उपज है, उसका 10 गुना आप दोगे। ठीक है, उसके बाद में फिर खम्स जो होता था वो 1/6 था लूट का। ठीक है, 1/6 ऑफ लूट। अगर लूटा हुआ धन है तो वो 1/6 रहता था। मतलब अगर मान के चलिए आपने 100 किलो सोना लूटा तो उसका 1/6 आपको लूट का किसको देना पड़ेगा, फिरोज शाह तुगलक को देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम था किसका, कुरान के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में फिर अगला जो था आपका ठीक, इसके बाद में फिर एक पॉइंट जो था, इसने क्या किए, कई सारे हॉस्पिटल्स बनवाए। ठीक है, ही कंस्ट्रक्टेड मैनी हॉस्पिटल्स। ठीक है, मैनी हॉस्पिटल्स। ठीक है, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसने जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज मतलब रोजगार के अवसर पैदा किए, स्वरोजगार के अवसर पैदा किए, जैसे आज की सरकारें करती है वैसा। और इसने कई सारे क्या बनवाए, अस्पताल बनवाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने कई सारे क्या बनवाए थे, अस्पताल बनवाए थे और रोजगार के अवसर पैदा किए थे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि रोजगार के अवसर पैदा करने वाला सुल्तान कौन था, तो उसका आंसर आएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अस्पताल बनवाए थे, तो वो कौन आएगा आपका, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अच्छा अगर कैनाल नहरें किसने बनवाई थी, तो नहरें बनवाने वाले में सबसे पहला नाम किसका आएगा, गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, नहरें इसने भी बनवाई थी लेकिन गयासुद्दीन तुगलक आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा वाटर टैक्स किसने लगाया था, शरबत, तो इसके भी क्या आंसर किसका आएगा आपका, फिरोज शाह तुगलक का आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक जो था दोस्तों, इसने क्या किया था, फ्रूट्स क्वालिटी। फ्रूट्स क्वालिटी मतलब जो फलों की जो क्वालिटी है उसको अच्छा किया। ठीक है, इसने क्या किया था, जो फ्रूट्स जो आते हैं मार्केट में, ठीक है, फलों से बड़ा इसे प्रेम था और फल जो होते थे उस समय बहुत मायने रखते थे। फ्रूट्स क्वालिटी, ठीक है, तो इसने इंक्रीज करवाया। इंक्रीज मतलब बहुत अच्छा करवाया ताकि क्या हो कि प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रूट्स क्वालिटी इसने बहुत अच्छी की थी। ठीक है, अच्छा इसने क्या किया था, उसके बाद में इसने 3 शहर बनाए थे, मेड 3 सिटीज, 3 नए शहर बनवाए। पहले का नाम था जौनपुर। क्या नाम था, जौनपुर। जौनपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है हिसार जो हरियाणा में है। ठीक है, कौन सा है, जौनपुर हिसार। जौनपुर जो है इसने अपने भाई जूना खान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया। दूसरा था हिसार हरियाणा, जो कहां पे है आपका, कहां है आपका, उधर मतलब हरियाणा में। उसके बाद में फिर आता है फतेहाबाद। क्या आता है, फतेहाबाद। फतेहाबाद कहां है आपका, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो जगह थी, ये तो 3 जगह थी, वो किसने बनवाई, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्लियर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक की जो मौत है, ठीक है, अच्छा इसने क्या किया था, अशोक, एक और लास्ट पॉइंट बता देता हूं मैं, अशोक के 2 पिलर्स मतलब क्या होते हैं, स्तंभ लेख बताया था, अशोक के 2 स्तंभ लेख। तो अशोक के 2 स्तंभ लेख को ये मेरठ ले आया। कहां लेके आया, मेरठ लेके आया। ठीक है, मेरठ मिला के इसने क्या करवा दिया, बसवा दिया। मेरठ मिला के इसने बसाया। ठीक है, तो अशोक के 2 स्तंभ लेखों को दिल्ली से, मेरठ से दिल्ली, सॉरी मेरठ से कहां ले आया, ये दिल्ली ले आया। ठीक है, तो मेरठ से दिल्ली अशोक के 2 अभिलेखों को मेरठ से दिल्ली कौन लाया, तो आंसर क्या आएगा इसका, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद 1388 के बाद, ठीक है, पूरा का पूरा जो आपका तुगलक डायनेस्टी था वो बिखर गई। तुगलक डायनेस्टी सबसे लंबे समय तक शासन की, किसने की, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली डायनेस्टी थी, लॉन्गेस्ट डायनेस्टी। किसके हिसाब से, दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा चलने वाला वंश कौन सा था, तो तुगलक डायनेस्टी थी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 1398 में 1398 में कोई राजा नहीं था, बहुत ही दुर्बल राजा थे, इस वंश में कोई राजा नहीं हुए। तो उस समय पे अफगानिस्तान से, ठीक है, और तुर्की से एक राजा आया जिसका नाम था तैमूर लंग। क्या नाम था, तैमूर लंग। तो तैमूर लंग ने क्या किया, दिल्ली पे आक्रमण किया और 13 दिन तक पूरी दिल्ली को लूटा और बहुत ही ज्यादा नुकसान किया। इस वंश की समाप्ति के बाद में कोई भी दिल्ली सल्तनत में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। और दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, आपकी मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी में जो बाबर था, बाबर इस तैमूर लंग का ही क्या था, राजा था, मतलब तैमूर लंग के ही वंश का था।
ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों, आपका तुगलक डायनेस्टी, जो सबसे लंबी डायनेस्टी थी आपके दिल्ली सल्तनत में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नहीं पसंद मतलब क्या बोलते थे, नहीं समझ में आया होगा तो आप उसे क्या कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। जो पॉइंट लिखवाया उसे लिखिए और उसे बार बार क्या कीजिए, रीड कीजिए। थैंक यू।